हेलो व्यूअर्स। यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हमारी बातचीत यहाँ पर हो रही है मनोज माहेश्वरी जी से। आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं और उसके अलावा लॉ ग्रेजुएट। और ये जाहिर है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएस बतौर आप उनके जो टॉप रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन हैं उसके मेंबर्स हैं और आपका तकरीबन ऑलमोस्ट 3.5 दशक का कॉरपोरेट एक्सपीरियंस रहा है, उससे ज़्यादा। आपने 1987 में सितंबर में कॉरपोरेट वर्ल्ड को ज्वाइन किया था बीकॉम ऑनर्स करने के बाद। और सबसे पहला आपको जॉब मिला था हिंदाल्को में, जो कि बिरला ग्रुप की एक फ्लैगशिप प्रोमिनेंट कंपनी। और वहां पर आप रेणुकूट में रहे, रेणु सागर में जाते रहे और बहुत सारे। तो अब ये सब आप खुद उनसे सुनेंगे। और हमारे इस वीडियो का इनसे मिलिए जो प्लेलिस्ट में है वो ये है कि जो आज के युवा सीए सीएस हैं और या वो लोग जो कि सपना देख रहे हैं सीए और सीएस बनने का और उसके साथ लॉ क्वालिफिकेशंस का, तो वो आपके अनुभव, आपकी सीख और आपकी एडवाइस से फायदा उठा सके। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ मनोज जी आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल ये है कि 87 में जब आपने बीकॉम ऑनर्स की परीक्षा पास की और फिर आपने खुद काम करने का, अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला लिया, तो सबसे पहले आपको सबसे मुश्किल या कहा जाए महत्वपूर्ण मैच में आप खिलाए गए, तो वो था आदित्य बिरला जी के पास। तो यहाँ पर दर्शकों को आप ये बताएं कि आदित्य बिरला जी के साथ आप ये किस कंपनी में उनकी और क्या आपका तजुर्बा, क्या आपका अनुभव रहा। ऑल योर्स। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम में मुझे मौका देने के लिए। और मैंने 1987 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से बीकॉम ऑनर्स पास किया और उसी के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की। और उसी के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करने के दौरान मेरे आपने बताया कि 87 में आपने सेंट जेवियर से बीकॉम किया ऑनर्स और उसी वर्ष आपने सीए का भी क्लियर किया। उस समय हाँ सर, आपकी एज क्या थी? तब 21 ईयर्स की हमारी एज थी। 21। 21 साल की थी हमारी एज। तो ये जरा और सबसे पहले ये बताएं आप कि क्या वो रहस्य था या क्या फॉर्मूला था कि 21 वर्ष की कम अवस्था में आपने बीकॉम भी क्लियर कर लिया और सीए का जो कुछ इंटर्नशिप, ऑडिट और सब कुछ होता है वो भी क्लियर कर लिया। तो उसके लिए कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी और क्या आपका उसके पीछे क्या फॉर्मूला था, ये भी इससे आप शुरू करें। हाँ सर, मेरा फ़ॉर्मूला ये था कि सबसे पहले तो यंगस्टर्स को, जो आज के युवा हैं, उनको हार्ड वर्क से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम हैं, उसमें बहुत हार्ड वर्क और डेडिकेशन चाहिए। और मैं एक छोटी-सी बात बताता हूँ कि उस टाइम टीवी हमारे यहाँ नया-नया चलन था उस टाइम, तो टीवी देखना मैंने बंद कर दिया था। मैं कहीं पे भी किसी भी शादी-ब्याह फंक्शन में नहीं जाता था। मैं कहीं पर भी पिक्चर देखने नहीं जाता था। 3 साल तक मैंने ये प्रण लिया था कि जब तक मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी और बीकॉम कंप्लीट नहीं हो जाएँगे, तब तक मैं ये नहीं करूँगा। तो आप दूसरी बिल्कुल चीज़, उद्देश्य के प्रति समर्पित थे। हाँ साहब, बिल्कुल जी। फ़ोकस थे। और हमें ये था कि कुछ भी हो जाए, हमें ये एग्ज़ाम पास करनी है। और भगवान की दया दया रही, बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा कि हमें पहले ही मौके में एंट्रेंस और इंटरमीडिएट और फाइनल, इसके 3 स्टेज होते हैं, उसको पास किया हमने। और बीकॉम ऑनर्स का जब एग्ज़ाम चल रहा था, तब मेरा रिज़ल्ट आ गया था कि इनफैक्ट बीकॉम ऑनर्स के एग्ज़ाम के दौरान ही हमने सीए पास कर लिया था। तो कोई आपको रिपीट नहीं करना पड़ा पेपर। नहीं साहब, तो ये बहुत बड़ी। अच्छा है। और दूसरी चीज़, मेरा ये एडवाइस रहेगा कि यंगस्टर्स को, कि वो पिछले कम से कम 5 साल के पेपर जी। वो पूरे एनालाइज़ करें, चैप्टर वाइज़ उसमें किस-किस ढंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको लिखें। और लिख के उनको मालूम पड़ जाएगा कि कौन-सा चैप्टर में कौन-सा पोर्शन इम्पोर्टेंट है।
एक बुक में कम से कम 20 चैप्टर होते हैं सर, और उस चैप्टर में एक सब्जेक्ट में 20 चैप्टर होते हैं और उस चैप्टर में हर चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जब आप क्वेश्चन का एनालाइज़ करते हैं, लिखते हैं, चैप्टर वाइज़ उनको बाइफरकेट करते हैं, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि उस चैप्टर में मुझको क्या पोर्शन पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जी लोग हाँ, बाग इस चीज़ों से लिखने से थोड़ा कतराते हैं। उनको लगता है कि हमें आता है। वो लिखें, लिख करके थोड़ा समय बिताएँ उसके ऊपर, तब आपको मालूम पड़ जाता है कि किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और फिर उसको, उसके आंसर को और उसके सब्जेक्ट को पढ़ें और उसके शॉर्ट नोट बना लें, एकदम जी, शॉर्ट नोट। जब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उन शॉर्ट नोट्स को एक बार आप रिवाइज़ कर लें, सुबह के टाइम में रिवाइज़ कर लें, तो उससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी आपकी रिवाइव हो फ्रेश जाती है रहती और है। फ्रेश रहती है और आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम में स्ट्रेस लेवल बहुत बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और आज के दिन तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि इम्पोर्टेंट एरियाज़ ऑफ ईच सब्जेक्ट जी। one should know, not all the subject one should know. One should know important areas and get proficiency in that particular area. ये बहुत ज़रूरी है कि उसको देखा जाए कि इस चैप्टर में या इस विषय पर क्या सवाल पूछा जा सकता है और हाँ, उसकी तैयारी करें। जी, और पिछले 5 सालों में आपको आइडिया लग जाता है, 5 साल में 10 पेपर होते हैं, जी, तो आपको 10 पेपरों में एक आइडिया लग जाता है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट है। मेरा मानना है 70-80% पेपर, 90% पेपर उन्हीं उन्हीं उसमें आता है, किंतु लोग वह क्या करते हैं कि सर लिखते नहीं अपने हाथों से, वो थोड़े आलस कर जाते हैं कि रेडीमेड उनको प्रिंटेड मिल जाता है। जी। मेरा मानना है कि खुद उसको एक कागज़, एक कॉपी लेके सब्जेक्ट वाइज़ एक कॉपी लेके उसमें क्वेश्चन पेपर लिखें, उससे उनको बहुत सारी क्लैरिटी और बहुत होता है। और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आत्मविश्वास, और मैंने कई लोगों को ये फ़ॉर्मूला बताया और कई लोगों ने, कुछ लोगों ने तो उसको थोड़ा सीरियसली नहीं लिया, कुछ लोगों ने उसको सीरियसली लिया और उनको रियल में फ़ायदा हुआ। 2-2 3-3 बार तक वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे पेपर और उन्होंने ये फ़ॉर्मूला लगाने के बाद उन्होंने क्लियर किया। बट हाथ से लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में भी हाथ से लिख के ही आना पड़ेगा आंसर। तो क्वेश्चन तो कम से कम हाथ से लिख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद क्योंकि उस स्टेज पर पहुंचने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम है कि 21 वर्ष की एज में आपने एक तरफ बीए ऑनर्स और उसी के साथ साथ सीए भी क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हुए उसी वर्ष आपने हिंदाल्को ज्वाइन किया था जिसके चेयरमैन थे आदित्य बिरला जी, ये आदित्य बाबू। अब उसके बारे में बताएं कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, कितनी बार इंटरव्यू हुआ, कहाँ हुआ, जरा उसके बारे में कुछ उल्लेख करें। सर आज का जो युग है उसमें इंटरव्यू प्रोसेस और इतना सब डिटेल्ड होता है। हमारे समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की थोड़े नंबर कम होते थे, बहुत ज़्यादा क्वालीफाई नहीं करते थे। और आदित्य बिरला जी का, जिनको सब बहुत रिस्पेक्ट से आदित्य बाबू बुलाते थे, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट से बड़ा फैंसी था। ही वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उनको लगता था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हर डिपार्टमेंट में रहना चाहिए, ऑल्दो उनकी सब कंपनियों में इंजीनियर्स बाहर से पढ़े हुए और कॉस्ट अकाउंटेंट्स और लॉयर्स और इंजीनियर्स में भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब थे, बट उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। ज़्यादा ऑल्दो लगाव था। वो भी केमिकल इंजीनियर थे एमआईटी से, बट उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से बहुत लगाव था। मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि मैं तो टेक्निकल सब चीज़ें देख लूँगा, बट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को फाइनेंशियल या नंबर वगैरह बता के मेरे को परफेक्ट कर देंगे। वो मुझे खुद ऐसा, इंजीनियर थे, उन्होंने अपने लड़के को सीए बनवाया। हाँ, उन्होंने अपने लड़के को सीए बनवाया और उन्होंने एमबीए भी किया। कुमार मंगलम जी ने एमबीए भी किया है लंदन बिज़नेस स्कूल से। जी, और क्योंकि उनको, तो हमारे टाइम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बड़ा महत्व था आदित्य बिरला जी का। तो जी, हमारा सिलेक्शन, हमारे एक मित्र थे, उनके रिलेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उनके पास मैं गया कि सर मैंने पास कर लिया है, आप मुझे कृपया करके बताएँ कि मैं कहाँ जा जॉब कर सकूँ? तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, हमारे जो बॉस थे सुरेंद्र लखोटिया जी, उनके पास चिट्ठी लिखी। वो बिरला बिल्डिंग कलकत्ता में, इनकी पूरी बिल्डिंग है जी, कलकत्ता में, और एक बिरला बिल्डिंग है और एक इंडस्ट्री हाउस है, तो बिरला बिल्डिंग में वो बैठते थे, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी और जैसे ही चिट्ठी लिखी हम उनके पास गए, तो उन्होंने मेरा बायोडाटा देखा और जनरली
एक ही बार में पास करने का जो हमारा ऑल्दो हमको रैंक नहीं मिली किसी भी उसमें सेमेस्टर में, बट एक बार पास करने के कारण उन्होंने तुरंत ही हमको सिलेक्ट कर लिया, बट उन्होंने मुझे कन्फर्म नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं ये पेपर्स तुम्हारे भेज दूँगा, तुम इसको फिल अप करके मैं तुमको दे देता हूँ, तुम फिल अप करके मुझे दे देना। जी, मैं रेणुकूट जाके तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर सिलेक्शन करवा के अपॉइंटमेंट लेटर करवाता। तो फिर उन्होंने मुझसे हफ्ते भर में ये पेपर माँगे और हफ्ते भर के बाद 10 दिन के बाद उन्होंने कॉल किया और उस टाइम तो मोबाइल फ़ोन नहीं थे। उस जी हाँ, समय वाले फ़ोन फ़ोन कॉल थे, आते थे। फ़ोन कॉल आते थे, तो उनका फ़ोन आया कि आप एक बार आके मुझसे मिलिए। जी, और तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, जी, बट उन्होंने वहाँ जाके कहा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप कब से जॉइन करना चाहेंगे? फिर वो जॉइनिंग फ़ॉर्मेलिटी जो भी होती है, जी हाँ, तो हमने 15 सितंबर इफ आई करेक्टली रिमेंबर 15 सितंबर से वहाँ जॉइन किया हिंडाल्को 1987 में। 1987 में और हमने जॉइन किया था उनके कलकत्ता ऑफ़िस में, जी, बट हमको उन्होंने कहा था कि आपको फैक्ट्रियों में जाना पड़ेगा और वहाँ काम सीखना पड़ेगा और हम बहुत ही उत्साहित थे। आई वाज़ वेरी, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज़ हमने कभी बड़ी फैक्ट्री बहुत हिंडाल्को जैसी बड़ी फैक्ट्री या इनकी जैसी बड़ी फैक्ट्री देखने का मौका नहीं मिला था, तो हम बहुत एक्साइटेड को तो हिंडाल्को ये का नाम उस समय भी और अभी भी एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में बिल्कुल लीडिंग ये कंपनी थी।